लोधी प्रत्याशी रहेगा तो साग की सपा में चला जाएगा, साग की रहेगा तो लोधी भाजपा में चला जाएगा। ऐसा अब तक रहा है इतिहास। मैनपुरी सदर सीट पे अभी बीच में चर्चाएं थी सोशल मीडिया पे कि जयवीर सिंह जो है वो इस विधानसभा को छोड़कर किसी अन्य विधानसभा सीट पे जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के पास केवल यादव, मुस्लिम और शाक्य, और शाक्य जो पहले समाजवादी पार्टी के पास था, जिसके दम पे वो जीता करती थी, वो शाक्य वोटर समाजवादी पार्टी से खिसक गया, जिसके चलते उन्हें 2 बार हार का मुंह देखना पड़ा। संभावित में तो पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान का दावा भी बहुत मजबूत है। प्रदीप सिंह चौहान जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे वो भी लड़ सकते हैं चुनाव। अगर बीजेपी ने प्रयोग किया तो ममता राजपूत भी प्रत्याशी होने की लाइन में है, और कोई यादव कैंडिडेट भी प्रत्याशी बन सकता है। भोगांव विधानसभा का गणित बहुत विचित्र है। बराबर लगभग मान के हम चले, लोधी और शाक की वहाँ निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। किसनी विधानसभा का जो मैं देख रहा हूँ काफी समय से सपा का ही गढ़ रहा है, और इसको तोड़ने में बीजेपी को अपने बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम जानेंगे 2027 चुनाव से पहले मैनपुरी जिले का मूड क्या है। मैनपुरी जिले में 4 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें कि 2022 के चुनाव में 2 सीटें बीजेपी ने और 2 सीटें सपा ने जीती थी। मैनपुरी सदर और भोगांव बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तो वहीं करहल और किसनी समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। लेकिन अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर हम देखें तो मैनपुरी से समाजवादी पार्टी ने चारों ही विधानसभाओं में अच्छी खासी बढ़त हासिल की थी। अब हम ये जानेंगे आखिर 2027 में क्या रहेगा माहौल। आइए जानते हैं यहाँ के मैनपुरी के दिग्गज पत्रकारों से। क्या नाम है आपका? मनोज चतुर्वेदी। मनोज जी, ये बताइए इस समय मतलब जो आगामी 2027 चुनाव है, क्या देख रहे हैं, किसका पलड़ा आप? जहाँ तक 2027 के लोकसभा विधानसभा चुनाव का सवाल है तो माहौल बदल गया है। लोकसभा चुनाव में जिले की चारों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी ने परचम लहराया था। डिम्पल यादव यहाँ सांसद चुनी गई। लेकिन विधानसभा चुनाव की जब बात आती है तो 50-50% दोनों ही दल एक दूसरे की जीत के और हार के अंतर में रहते हैं। भोगांव और मैनपुरी की जो सीट है वो भाजपा के पास है, और करहल और किसनी की सीट है वो सपा के पास है। किसनी सुरक्षित सीट है और लंबे समय से सपा वहाँ कब्जा जमाए हुए है। इस बार 2027 की चुनाव की जब हम बात करेंगे तो वही स्थिति सेम है। दोनों के बीच कांटे की लड़ाई है। अगर पीडीए का दाव सपा फिर से खेलती है तो मामला बदले हुए रूप में नजर आ सकता है, और पीडीए का दाव का काट भाजपा ने ढूंढ लिया तो मुकाबला बराबरी का है। मतलब काट का आपने जहाँ जिक्र किया, क्या पीडीए का काट नजर में आ रहा है? पीडीए का काट से मतलब है कि पिछड़ा वर्ग और दलित और मुस्लिम यादव मिला के समाजवादी पार्टी ने सपा कांग्रेस की गठबंधन किया और चुनाव जीता। लोकसभा चुनाव में मैनपुरी भी सीट जीती, 37 सीटें सपा ने जीती, 8 कांग्रेस ने जीती, 45 करीब सीटें उन्होंने जीती। और सपा भाजपा को बहुत बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हुआ था। अंतर ज़्यादा अभी नहीं हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव के लिए सब भाजपा बहुत तेजी से जुटी हुई है, चुनाव बोर्ड में है। अंदर ही अंदर सपा की तैयारी भी चल रही है। लड़ाई पीडीए बनाम भाजपा की होगी इस बार भी। सपा का पूरा संकल्प इसी पे है, और भाजपा इस दाव का कितना मुकाबला कर पाती है ये प्रत्याशियों की घोषणा के बाद ही तय हो पाएगा। अच्छा, अगर मैनपुरी सदर की बात करें, यहाँ से चूंकि कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह यहाँ से विधायक हैं, क्या लगता है कि पार्टी इनको रिपीट करेगी या? हाँ, निश्चित बिल्कुल। भाजपा उन सीटों पे तो परिवर्तन मुझे लगता है कि नहीं करेगी जहां भाजपा ने अपने विधायक जिताए हैं और मंत्री भी बने हैं। और जयवीर सिंह का कामकाज बहुत अच्छा रहा है इस कार्यकाल में उनका, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बदलाव होने की स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही है। अच्छा, सोशल मीडिया पे थोड़ा एक चर्चा ये भी चली कि जो फर्रुखाबाद में भोजपुर विधानसभा सीट है उस पे कहीं ना कहीं, देखिए ये चर्चा सोशल मीडिया तक सीमित है। भाजपा एक बड़ा दल है और उसमें प्रत्याशियों का चुनाव संगठन के स्थानीय स्तर से अलावा वो अपना गोपनीय सर्वे कराते हैं, और लखनऊ में इस पर मंथन होता है। सूची दिल्ली से बन के आती है कौन टिकट किसको मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन होने की संभावना है। अगर ये मंत्री कहीं दूसरी जगह चुनाव लड़ने जाते हैं तो बहुत कई प्रत्याशी बीजेपी के पास मैनपुरी में है। कई है संभावित में, कुछ नाम संभावित में तो पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान का दावा भी बहुत मजबूत है। प्रदीप सिंह चौहान जो पूर्व जिलाध्यक्ष रहे वो भी लड़ सकते हैं चुनाव। अगर बीजेपी ने प्रयोग किया तो ममता राजपूत भी प्रत्याशी होने की लाइन में है, और कोई यादव कैंडिडेट भी प्रत्याशी बन सकता है। अच्छा, एक
थोड़ा हम ये जानेंगे, जहाँ तक भोगांव विधानसभा, जिसमें कि बीजेपी से ही रामनरेश अग्निहोत्री विधायक हैं, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो रणनीति की इस बार जो चर्चा है आम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में कि वहाँ पे लोधी प्रत्याशी को उतार सकती, तो क्या समीकरण बैठेंगे? देखिए, समीकरण में कुछ खास बदलाव नहीं आएगा, चाहे लोधी लड़े चाहे साके लड़े। भाजपा से लगातार 2 बार विधायक बने हैं रामनरेश अग्निहोत्री, तो निश्चित रूप से उनकी गांव-गांव कार्यकर्ताओं के बीच पकड़ है और वो उन्होंने काम भी अपने स्तर से जितने भी विधायक निधि से या सरकार के लेवल से कराए हैं, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा। लोधी अगर जाएगा तो साग के दूसरे पक्ष में चला जाएगा, वहाँ ऐसा रहता है। जैसे ठाकुर और ब्राह्मण की बात आती है तो ऐसा कहा जाता है कि अगर ठाकुर कैंडिडेट है तो ब्राह्मण थोड़ा सा सपा में चले जाते हैं और कट जाते हैं। ऐसा ही लोधियों में और शाक्यों में भी है। लोधी प्रत्याशी रहेगा तो शाक्य सपा में चला जाएगा, शाक्य रहेगा तो लोधी भाजपा में चला जाएगा। ऐसा अब तक रहा है इतिहास। हाँ, तो जो भी है फैसला अभी प्रत्याशी की घोषणा के बाद ही होगा, नया अभी इसमें कुछ नहीं है। हमारे साथ और भी कुछ, क्या नाम है आपका? राघवेंद्र गहलोत। राघवेंद्र जी, हम आपसे जानेंगे मैनपुरी जिले की जो विधानसभा सीटें हैं चारों, मैनपुरी, सदर, करहल, किसनी और भोगांव, क्या लग रहा है 2027 में? देखिए, मैनपुरी सदर से कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह इस समय विधायक हैं और जिस तरह से उन्होंने अपनी सीट के अलावा पूरे ज़िले में जो पर्यटन विभाग की तरफ से जो कार्य कराए हैं, चाहे वो धार्मिक जीर्णोद्धार हो, चाहे वो विकास के अन्य कार्य हों, लोगों की सुविधाओं से जुड़े हुए कार्य हों, तमाम कार्य जो कराए हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में उनके प्रति जो है रुझान दिख रहा है। लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से वो इस सीट पर दोबारा से आएँ और दोबारा से उनको जिताने की लोग पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन चर्चा ये भी चल रही थी कि वो फर्रुखाबाद से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं, तो ये तो अभी चर्चाएं हैं। जब तक पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशित जो है एक लिस्ट जारी नहीं की जाती कि कौन कौन प्रत्याशी रहेंगे, तब तक अंतिम चरणों तक चर्चा बनी ही रहती है। अच्छा, कहते हैं कि जैसे बाहरी प्रत्याशी का बड़ा वो हुआ, तो बता रहे कि उन्होंने अपना यहाँ पे मकान भी बनवा रहे हैं, जिससे कि मकान बनवा रहे हैं, तो ये अच्छी चीज़ है। मकान बनवाने से लोगों में एक विश्वास बढ़ता है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो हमारे करीब का है, ताकि हम उस प्रत्याशी से जब चाहे तब और एक आम इंसान की तरह, आम आदमी की तरह उससे बात कर सकें, अपने सुख दुख को, अपने दर्द को, अपनी जो समस्याएं उनको कह सकें। तो कहीं ना कहीं उससे प्रभाव तो पड़ता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैनपुरी की जो सांसद हैं डिम्पल यादव, वो सपा के परिवार से हैं और बड़ी नेता हैं और सैफई परिवार से हैं, तो मोस्टली जो वो रहती हैं वो ज़्यादातर सैफई में रहती हैं या लखनऊ में रहती हैं। तो कहीं ना कहीं हालांकि वो लोगों से आके मिलती रहती हैं, महीने में 2-3 बार उनके जो कोई ना कोई दौरा रहता है, लोगों से बात भी करती हैं, उनके सुख दुख में भी शामिल होती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोगों में कसक होती है। लोगों का ये कहना होता है कि जो भी प्रत्याशी हो, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, वो हमारे क्षेत्र का हो, ताकि हम उससे खुलकर बात कर सकें और वो हमारे क्षेत्र की जो समस्या है उसको आसानी से समझ पाए। तो कहीं ना कहीं इस बात का फर्क तो पड़ता है। अगर वो यहाँ अपना आवास बना रहे हैं तो इससे फर्क पड़ेगा, और आवास बना रहे हैं तो ये चर्चा भी आम हो जाती है कि भाई आवास जब यहाँ बन रहा है तो फिर हो सकता है कि अगली बार फिर से वो यहाँ चुनाव भी लड़े। अच्छा, अभी जो स्थिति है मैनपुरी की 50-50 है, 2 सीटों पे भाजपा, 2 सीटों पे सपा। 27 को क्या लग रहा है, देखिए, मतलब परिणाम बदल सकते हैं? मैं शुरुआत करहल विधानसभा से करूंगा। अखिलेश यादव ने जो करहल विधानसभा छोड़ी, उसके बाद तेज प्रताप यहाँ पर विधायक हुए, तो कहा यह जाता है कि भाई वो तो इनकी पैतृक सीट है सैफई वालों की, तो वो तो उन्हीं को मिलनी है। लेकिन देखिए, समय का बदलाव कैसे हो जाए, राजनीति में समय बहुत जल्दी बदलता है। राजनीति में कोई भी पहलू बदलने के लिए ज़्यादा समय नहीं चाहिए होता है, कुछ समय में ही बदलाव हो जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि बीजेपी ने अगर अपनी रणनीति मजबूती से अपनाई, किसी ऐसे प्रत्याशी को उतारा, हो सकता है कि बीजेपी किसी यादव प्रत्याशी को उतार दे वहीं से। पिछले उपचुनाव में उन्होंने तो सभी परिवार के रिश्तेदार को ही उतार दिया था। बिल्कुल उतार दिया था, लेकिन जीत का मार्जिन भी काफी कम रह गया था। काफी कम रह गया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अगर अब की बार उन्होंने कोई और मजबूत प्रत्याशी उतार दिया तो हो सकता है कि वो सीट भाजपा के खेमे में आ जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लगता है ऐसा? बिल्कुल लगता है, लेकिन अब ये भी देखना पड़ेगा कि सैफई परिवार की इस पर कितनी तैयारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं सैफई परिवार भले ही अपने आप को ये आश्वस्त करने में कहता हो कि हमारी घरेलू सीट है, हम जीतेंगे, हमारे पास ही है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति में देखिए किसी का कोई
पैतृक वो नहीं होता है, किसी का घरेलू नहीं होता है, कभी भी सीट किसी के पास भी जा सकती है रिकॉर्ड राजनीति में बनते भी हैं और टूटते भी हैं। तो इसी तरह से, और बाकी आपकी जो बात रही किसनी विधानसभा की, तो किसनी विधानसभा का जो मैं देख रहा हूँ काफी समय से सपा का ही गढ़ रहा है और इसको तोड़ने में बीजेपी को अपने बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। और इस बार मुझे फिर से यही लग रहा है कि अगर बीजेपी ने कुछ नई रणनीति अपनाई, कुछ नया अगर उन्होंने चुनावी मंत्र या कुछ नई चीज दी तो हो सकता है कि बदलाव हो, अदरवाइज तो फिर अगर 70 और 30 का मुझे फेर दिख रहा है। फिर देख रहा है जी, कितनी बार। अच्छा भाई, भोगांव विधानसभा की बात की जाए तो देखिए, भोगांव विधानसभा ने आपने जो बात की वो मैं बोलने वाला था। भोगांव विधानसभा जैसे अभी 2 दिन पहले यहाँ पर पूरनलाल लोधी आए थे, क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अब ब्रज क्षेत्र में क्या है कि लोधी राजपूत का वोट बहुत है, ठीक है। आप उधर अलीगढ़ की तरफ चले जाइए तो कल्याण सिंह का जो पैतृक रहा है और वहाँ से मोस्टली वो जीतते रहे हैं, तो अब उनके बेटे भी हैं। तो इस तरह से लोधी राजपूत का वोट तो बहुत है। भोगांव विधानसभा में भी अगर आप देखें तो ओबीसी की संख्या सबसे ज्यादा है, जिसमें गैर यादव जो वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसको अपनी तरफ करने में जुटी हुई है। जब क्षेत्रीय अध्यक्ष आए तो क्षेत्रीय अध्यक्ष का सभी जगह दौरा रहा, उन्होंने बीजेपी कार्यालय पर बैठक करी कार्यकर्ताओं के साथ, लेकिन मैनपुरी बॉर्डर लेकिन भोगांव में उन्होंने लोधी महापंचायत यानी कि लोधी महासभा की एक बैठक में शामिल हुए। वहां के ब्लॉक प्रमुख ने उनकी आवभगत भी की। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आप लोधी वोटर्स को अपनी तरफ खींचने में लगे हुए हैं। अब रही शाक्य वोटर्स की बात, तो शाक्य वोटर्स को आप किस तरह से अपने पास ले पाते हैं, क्योंकि 2 बार से वहाँ राम नरेश अग्निहोत्री विधायक हैं। तो जब वो शाक्य वोटर्स को लुभा रहे होंगे तभी वो विधायक बन रहे हैं, सिर्फ लोधी के वोट से तो नहीं बन रहे। एक चीज मैं यहाँ पे कहूँगा, राम नरेश अग्निहोत्री जब 2017 में जीते थे तो 21,000 के समथिंग जीत थी, लेकिन 2022 में जीत का आंकड़ा काफी कम हो गया, 4-5 हजार के समथिंग। क्या लगता है कि अगर आलोक साक्य को मौका मिलता है तो? आलोक साक्य को मौका मिलता है तो साक्य वोटर बिल्कुल सपोर्ट तो करेंगे उन्हें। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि ओबीसी में यानी कि जो यादव वोटर हैं वो भी कहीं ना कहीं पार्टी के नाते उन्हें सपोर्ट करेंगे ही। बाकी देखना ये होगा कि वर्तमान विधायक ने कितने विकास कार्य कराए, जनता उनसे कितनी खुश है उनके विकास कार्यों से। अगर जनता उनसे खुश है तो बिल्कुल उन्हें जिताएगी, और बाकी तो फिर समय ही बताएगा। चलिए, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर गौड़। चंद्रशेखर जी, जो मैनपुरी की चारों विधानसभाएं, अभी राघवन जी ने बड़ा एक बात कही करहल विधानसभा को लेके, जी, ठीक है, जिस तरीके से पिछले उपचुनाव में बीजेपी काफी नजदीक पहुंच गई थी। मुझे लगता है पिछले चुनाव में अनुजय जी जो भाजपा के प्रत्याशी थे वो सैफई परिवार से ही आते हैं। पिछले चुनाव में शायद अनुजय जी को यह एहसास हुआ था लास्ट टाइम पे कि वो शायद इस चुनाव में नहीं जीत रहे हैं, तो उन्होंने अपना प्रयास छोड़ दिए थे लास्ट में। ऐसी चर्चा करेल में रहती है, अगर वो प्रयास ना छोड़ते तो हो सकता है वो इस अंतर को पार पा जाते और अनुजय जी जीत जाते। तो मुझे लगता है कि इस बार भी अनुजय जी शायद प्रत्याशी रहेंगे, और जो पिछली बार उन्होंने कसर छोड़ दी थी उस कसर को वो इस बार पूरा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, मैनपुरी सदर सीट पे अभी बीच में ये चर्चाएं थी सोशल मीडिया पे कि जयवीर सिंह जो है वो इस विधानसभा को छोड़कर किसी अन्य विधानसभा सीट पे जा सकते हैं, लेकिन अभी कुछ समय पहले उन्होंने मीडिया को ही एक वर्जन दिया था कि वो मैनपुरी सीट को नहीं छोड़ रहे हैं, बाकी निर्णय पार्टी हाईकमान का होगा। तो मुझे लगता है वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे, और फिलहाल उन्होंने अपना घर भी बनवाना शुरू कर दिया है, उससे लोगों को भी लग रहा है कि वो यहीं रहेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं आपकी नज़र में जिनकी टिकट पार्टी काट सकती है, नए चेहरों को मौका दे सकती है? देखिए, अभी चुनाव में समय है, पार्टी हाईकमान ने अपने अपने सर्वे भी कराए प्रत्याशियों को लेके, या जो सिटिंग विधायक हैं उन्हें लेके भी सर्वे कराए हैं। तो ये पार्टी हाईकमान ही तय करेगा कि किसकी टिकट कट सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि जो भाजपा के सिटिंग विधायक उनकी टिकट कटेगी। हाँ, हमारे साथ और भी लोग। क्या नाम है आपका? गुलजार है। गुलजार जी, चूँकि आप भोगांव से ही हैं तो मैं भोगांव विधानसभा की चर्चा पहले करूँगा आपसे। भोगांव विधानसभा के समीकरण क्या कहते हैं? देखिए, भोगांव विधानसभा के हाल ये है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ रही थी भोगांव विधानसभा, लेकिन पिछले 2 चुनाव में लगातार भाजपा ने भोगांव विधानसभा को अपने पाले में लिया। वहाँ पर जो विधायक हैं राम नरेश अग्निहोत्री लगातार विकास कार्य कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के सामने एक बड़ी समस्या ये पैदा हो रही है कि वो लगातार एक ही प्रत्याशी उनके पास बना हुआ है, प्रत्याशी बदल नहीं पाया है। कुछ अंदरूनी नाराजगी भी है समाजवादी पार्टी में, जिसको लेकर अब
लोधी समाज से भी लोग वहाँ टिकट मांग रहे हैं, शाक्य समाज से भी लोग टिकट मांग रहे हैं। अभी समाजवादी पार्टी के सामने सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि टिकट किसका फाइनल किया जाए। जीत और हार तो ये बहुत बात की बात जैसे होगी। अभी मनोज जी ने बताया कि अगर भोगांव में ये दिक्कत होती है कि अगर शाक कैंडिडेट दे दिया तो लोधी अलग हो जाते हैं। ये समस्या वहाँ है। अगर आपने लोधी को टिकट दिया है तो शाक्य मतदाता कट के दूसरी पार्टी में चला जाएगा, और अगर शाक्य को टिकट दिया है तो लोधी दूसरी पार्टी में चला जाएगा। ये दोनों एक साथ नहीं आ पाते हैं। अब समाजवादी पार्टी के पास केवल यादव, मुस्लिम और शाक्य, और शाक्य जो पहले समाजवादी पार्टी के पास था, जिसके दम पे वो जीता करती थी, वो शाक्य वोटर समाजवादी पार्टी से खिसक गया, जिसके चलते उन्हें 2 बार हार का मुंह देखना पड़ा। 2 बार जी। तो अब 27 में क्या ऐसी रणनीति और तैयारी है समाजवादी पार्टी? क्या आलोक शाक्य को ही दोबारा मौका दिया जाएगा या कोई नया चेहरा उतार सकती पार्टी मैदान में? देखिए, ये तो पार्टी ही तय करेगी कि टिकट किसको दिया जाए, किसको ना दिया जाए। अब कुछ नया करेंगे तो वापसी हो सकती है, वरना तो दिक्कत फिर पैदा होगी। क्या नाम है आपका? संजय सक्सेना। संजय जी, मैनपुरी की जो किसनी विधानसभा है जी, उसके बारे में, क्योंकि लगातार जो है समाजवादी पार्टी ही देखिए उसमें चलिए। किसनी विधानसभा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, वहाँ सुरक्षित सीट है। वहाँ हर प्रत्याशी ये सोचता है मुझे समाजवादी पार्टी से टिकट मिल जाए, मैं विधायक बन जाऊँ। होता क्या है कि वहाँ जिस समय जो वर्तमान विधायक हैं वो 3 बार वहाँ विधायक रह चुके हैं। अब उनका विरोध जनता ने एक बार किया भी था। अब वो जनता की चीज़ों को अगर नहीं लाएंगे तो उनको कैसे जनता मानेगी। और किसनी विधानसभा समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा विधानसभा है, जो अपनी डंके की चोट पे कहते हैं ये सीट हमारी है। जी, तो क्या लगता है कि इस बार नए चेहरों को भी मौका दे सकती है? बिल्कुल, क्योंकि 3 बार के सिटिंग विधायक हैं, विरोध होना तो लाजमी है। और नए चेहरे भी हैं जो समाजवादी पार्टी में अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता भी हैं। इधर बीजेपी भी अपना प्रत्याशी वहाँ के लिए ढूंढ रही है अच्छा, ताकि उनसे फाइट कर पाए। अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे मनोज जी, भोगांव विधानसभा में जैसे सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि लोधी बाहुल सीट है ये, लेकिन एक आंकड़ा ये भी कहता है कि 2012 में साक्षी महाराज बीजेपी से ही लड़े थे और उनकी जमानत तक जब्त हुई थी। किस तरीके से तो लगता है कि देखिए, भोगांव विधानसभा का गणित बहुत विचित्र है। बराबर लगभग मान के हम चले, लोधी और शाक्य वहाँ निर्णायक की भूमिका में रहते हैं, और यादव और मुस्लिम वोटर हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ निभाते हैं। कई प्रयास हुए, कई लोधी कैंडिडेट वहाँ उतारे गए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। कई दलों ने उतारे, कांग्रेस ने भी उतारे, सपा ने नहीं शायद उतारा कोई कैंडिडेट, लेकिन बीजेपी चाहती है कि वो बना दे। सपा भी इस बार पूरा जोर लगा रही है कि लोधी, लेकिन लोधी कैंडिडेट उतारने के बाद वो पूरे जिले का जो लोधी वोट है उसको अपने अपने पाले में करने की कोशिश चल रही है। बीजेपी ने शुरुआत कर दी है, सपा अब शुरुआत करने वाली है। सपा ने अगर कोई बदलाव किया, आलोक शाक्य को एमएलसी बना दिया और वहाँ कैंडिडेट लोधी कर दिया, तो मुकाबला कांटे का होगा, इसमें संदेह नहीं है। लेकिन सिर्फ लोधी के सहारे अगर कोई चुनाव जीतना चाहे तो वो भी वहाँ संभव नहीं है, ऐसा राजनीतिक गणित कहता है वहाँ। कई लोधी प्रत्याशी मैदान में भी आ जाते हैं। हाँ, कई प्रत्याशी मैदान में आ जाते हैं, उससे वोट कटता है, और ये तो राजनीति है। राजनीति में एक दूसरे की यहाँ घुसपैठ भी शुरू हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि लोधी के सहारे बहुत ज़्यादा फायदा किसी भी दल को होगा। अच्छा, चारों विधानसभा को अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि 27 वर्तमान में जो गणित है, तो वर्तमान में गणित तो 2-2 का है, 2-2 का है, अभी 2-2 का है, और फिर जनता फैसला करेगी। 27 आते आते जी। मेरा आपसे भी यही सवाल है जी, चारों विधानसभा में आपको क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी को एज मिलता हुआ नजर आ रहा है? अभी जो वर्तमान में है करेल और किसनी में सपा है, और मैनपुरी और भोगांव में भाजपा है। तो अभी तो यही लग रहा है कि यही चारों सीटें जो है वो यही गणित रहेगा कि 2 पे भाजपा जीतेगी, 2 पे सपा। लेकिन राजनीति और चुनाव जो है वो संदेश के हैं, उस समय क्या हवा चलती है, क्या मैसेज जनता तक पहुंचता है, उस पर ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। कुछ इसमें प्रत्याशी भी काफ़ी हद तक भूमिका निभाएंगे। अगर प्रत्याशी बदले जाते हैं, नहीं बदले जाते हैं, उनका संदेश जनता के बीच कैसा जाता है, किस तरीके का प्रत्याशी आता है, वो चीज़ें उस पर भी डिपेंड करेंगी। प्रत्याशी की अपनी इमेज भी मायने रखती है। प्रत्याशी की इमेज बहुत मायने रखती है अब जनता की नज़र में। आपके हिसाब से मतलब कितना रिजल्ट रहेगा? मतलब अभी 50-50 का ही लग रहा है। अभी 50-50 का ही तक की लग जो रहा है। परिस्थितियाँ हैं उसके हिसाब से तो 50-50 रहने की उम्मीद है। राघवन जी, मेरा आपसे एक सवाल है
यहाँ सपा और भाजपा की तो बात हो गई, बसपा की देखिए, बसपा का जहाँ तक मैं जानता हूँ कि घिरोर विधानसभा में शायद जयवीर सिंह जो थे वो अंतिम विधायक थे शायद बसपा के। उसके बाद से बसपा अपना खाता नहीं खोल पाई है यहाँ पे। जी और जिस तरह से हालांकि मायावती बैठक कर रही हैं कार्यकर्ताओं के साथ, बूथ अध्यक्षों के साथ, जिला अध्यक्षों, कोऑर्डिनेटर के साथ, लेकिन अब वो दिख तो रही है कि चुनावी मोड में आ रही हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें क्या नाम है काम करना चाहिए चुनावों में, उस तरह का प्रक्रिया दिख नहीं रही है। और उसी वजह से मुझे लगता है कि बसपा का कोई भविष्य यहाँ है नहीं। नोटिस नहीं, लेकिन कई प्रत्याशियों का या कहीं तो सपा या भाजपा के कैंडिडेटों का खेल तो बिगाड़ ही देती है। हाँ बिल्कुल, ये बात तो है, समीकरण बिगाड़ देती हैं वो, क्योंकि जब वो आती हैं तो कहीं ना कहीं पीडीए का जो नारा सपा लगा रही है तो उसमें से दलित वोटर को तो वो अपनी तरफ खींच लेती हैं, और दलित वोटर को जब अपनी तरफ खींचेंगी तो कहीं ना कहीं सपा को इसमें नुकसान भी हो सकता है, बीजेपी इसका फायदा उठा सकती है। अब चर्चाएं भी चलती हैं कि लेकिन कहते हैं दलित वोटर जो वो फिर अगर कैंडिडेट सही नहीं है, अब ऐसा बीएसपी ने सही उतारा है तो वो डिवाइड भी हो जाता है सपा और भाजपा में। हाँ बिल्कुल हो जाता है, कुछ लोग जो वोटर के खिलाफ में अगर चले जाते हैं प्रत्याशी खिलाफत में, तो कुछ वोटर भाजपा पे चला जाता है और कुछ वो 60-40 का परसेंटेज अच्छा, रहता अभी है। जो जैसे कंडीशन है कि 2 पे भाजपा है, 2 पे समाजवादी पार्टी है, 27 में क्या लग रहा है, कुछ उठापटक हो गई या? देखिए, राजनीतिक जो पहलू है वो फ्लिप पे चलते हैं, कौन सी चीज कब फ्लिप हो जाए ये पता नहीं पड़ता है। तो प्रत्याशी जब उतरेगा तो हो सकता है कि वो चीज जो बीजेपी के पास है वो सपा पे आ जाए, हो सकता है कि सपा के पास है वो बीजेपी पे ही रहे, तो ये दोनों चीजें फ्लिप वाली स्थिति हो जाती है। तो ये तो तभी तय होगा जब प्रत्याशी तय होंगे। अच्छा, पीडीए फॉर्मूला कितना कारगर? पीडीए फॉर्मूला बहुत ज़्यादा कारगर है। बीजेपी, मुझे लगता है कि अंदर खाने बीजेपी चिंतित भी है उससे, और बीजेपी कई रणनीतियां पीडीए फार्मूला की काट के लिए अपना भी रही है। ना भी रही है, क्योंकि अगर लोकसभा रिजल्ट देखा जाए तो उसमें समाजवादी पार्टी ने 4 विधानसभा में जीत हासिल की। अप्रत्याशित जो है सीटें सपा की लोकसभा चुनाव में आई थी, अप्रत्याशित सीटें थी, तो पीडीए उस समय इतना हावी नहीं था, लेकिन अब सपा ने उस पीडीए को पूरी तरह से जोर दे दिया। लेकिन मैनपुरी की भी जहाँ जैसे 2022 में 2 पे भाजपा 2 पे सपा रही, लेकिन लोकसभा चुनाव में ठीक उलट 4 विधानसभा पर क्लीन स्वीप किया समाजवादी पार्टी, डिम्पल यादव प्रत्याशी थी। जी बिल्कुल, वो डिम्पल यादव, मैं आपको बताता रहा हूँ कि लोकसभा के जो चुनाव थे, लोकसभा के चुनाव अप्रत्याशित रिजल्ट था उनका। किसी ने नहीं सोचा था कि सपा की इतनी सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में। 27 में भी क्लीन स्वीप कर सकती, क्योंकि समाजवादी पार्टी का रिकॉर्ड रहा है। ये विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में क्या होता है ये आप लोकसभा से तय नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते जी। एक आपसे क्या लग रहा है, जो मैनपुरी जिले में जो अभी 50-50 का चल रहा है, 2 पे समाजवादी पार्टी, 2 पे वो? देखिए, मैनपुरी का हाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2 सीटें हैं और लगातार दोबारा से फिर प्रयास करेंगी कि 2 बाकी बची सीटों को अपने कब्जे में लें, और समाजवादी पार्टी से 2 सीटें जो खिसक चुकी हैं वो उनको वापस पाने के लिए पूरे प्रयास में लगी हुई है। अगर जरा सा भी, थोड़ा सा भी समाजवादी पार्टी ने अगर कमजोरी दिखाई या बीजेपी ने मजबूती दिखाई तो करहल विधानसभा में ये हो भी सकता है। करहल में? जी सर। आपके हिसाब से क्या लगता है कि 27 में? 27 में अभी आपने बात की थी लोकसभा चुनाव की, देखो डिम्पल एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी है, उन्होंने जो चुनाव लड़ा है वो जनता के प्रति एक पब्लिक से मिली है, तो जनता उन्हें पसंद करती है, तो इसलिए 4 विधानसभा में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है। अब जो विधानसभा का चुनाव है वो उसमें क्या है, उसमें विधायक चुने जाते हैं। अब उस समय कौन सी पार्टी अपने खेमे को अपने अंदर ला सकती है तो वही जीतेगी। अब है क्या कि सपा का पीडीए अगर काम कर गया तो 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा सकती हैं। अगर उस पीडीए का कार्ड बीजेपी ने कर पाया तो बीजेपी अपने खाते में ले सकती है। आपको नहीं लगता कि मैनपुरी और अगर भोपाल की बात की जाए जीत का मार्जिन काफ़ी कम रहा है? जी, 5-6 हज़ार ही रहा है, और जबकि यहाँ से 2 बार के विधायक भी रहे हैं राजकुमार यादव, काफ़ी लोकप्रिय भी है। अगर थोड़ी सी मेहनत करते तो परिणाम कुछ? बिल्कुल, उन्होंने कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ी है, बल्कि आम पब्लिक की ये कहना था कि राजू विधायक से अच्छा कोई विधायक नहीं है, टिकट मिलनी चाहिए और जीत भी हम उनको देंगे। जो मार्जिन रहा वो उनका कुछ व्यक्तिगत कारण रहा होगा जिससे पब्लिक ने उन्हें नकार दिया। वैसे राजू विधायक की लोकप्रियता काफ़ी है। काफ़ी
तो ये थे हमारे साथ में मैनपुरी के दिग्गज पत्रकार जिन्होंने की अपनी बेबाकी सी राय रखी। और मैनपुरी में जो अभी स्थिति है, ज़्यादातर लोगों का मत यही था कि 50-50, जैसे 2 में समाजवादी पार्टी और 2 में भाजपा जीती है। आगामी 2000 विधानसभा 27 के चुनाव में भी स्थिति लगभग यही रह सकती है। हो सकता है कि अगर कुछ कैंडिडेट को लेके अगर कुछ उठापटक हुई तो हो सकता है कि परिणाम कुछ और ही निकलें। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।